चारों ओर अकाल की भयानक स्थिति बन चुकी थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, कुएं सूख गए थे और तालाबों में पानी का नामो निशान तक नहीं बचा था। लोगों की आंखों में डर था, पेट में भूख थी और दिल में अनिश्चितता। ऐसे हालात में गांव में टिके रहना अब किसी के लिए भी आसान नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों से मजबूर होकर रामधीर ने भी अपने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। रोजगार की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो सोनपुर गांव में आ पहुंचा। सोनपुर पहुंचकर उसकी परेशानी और बढ़ गई। न रहने का कोई ठिकाना था, न कोई जान पहचान और न ही कोई काम। धूप में पैदल चलते चलते उसके पांव थक चुके थे। तभी उसे पता चला कि इस गांव में एक बड़े और अमीर किसान रहते हैं, गोविंद लाल सेठ। उम्मीद की एक हल्की सी किरण लेकर रामधीर उनके दरवाजे पर जा पहुंचा। सेठ जी, राम राम। मैं रामधीर हूँ, परदेश के गांव से आया हूँ। हमरे मुँह तो हाल बहुत खराब हो गया सेठ जी। अकाल पड़ गया सेठ जी, खेत सूख गए हैं, पानी को लोग तरस रहे हैं। अगर आप कुछ काम दे दो बड़े भैया तो मेरी और मेरे परिवार की जान बच जाएगी। अरे रे रे रे, तुम्हारी हालत देख के ही समझ में आ रहा है कि बहुत बुरा वक्त देखा है तुमने। काम तो है मेरे पास रामधीर, पर वो कोई हल्का काम नहीं है। डर है कहीं तुमसे निभा ना पाए। सेठ जी, मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटा। काम चाहे जैसा हो मैं जान लगा दूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और ईमानदारी से कमाने का मौका मिल जाए। ठीक है रामधीर, तो कान खोल के सुन लो। मेरे पास 50 गायें हैं और 50 भैंस। हर रोज़ उनका गोबर निकालना होगा, सुबह शाम चारा डालना और समय पर पानी पिलाना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपये तनख्वाह मिलेगी और हाँ, 2 वक्त का खाना मेरी तरफ से फ्री रहेगा। बोलो, ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 100 जानवर संभालना कोई खेल थोड़ी है। पर और रास्ता भी तो नहीं है, भूख से तो अच्छा है मेहनत। सेठ जी, मैं ये काम कर लूँगा, बस एक छोटी सी विनती है। हाँ बोलो। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ सेठ जी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है रामधीर, तुम गौशाला में ही रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, भगवान आपका भला करे। आपने आज मेरी जान बचा ली। उसी दिन से रामधीर की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। वो गौशाला में रहने लगा और पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुट गया। उसे नहीं पता था कि यही मेहनत आगे चलकर उसकी परीक्षा भी लेगी और उसे न्याय तक भी पहुंचाएगी। रामधीर उसी दिन से गौशाला में रहने लगा। भोर होने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। अभी गांव में मुर्गे भी ठीक से बांग नहीं देते थे और वो उठकर काम में जुट जाता। ठंडी जमीन पर नंगे पांव चलते हुए वो सबसे पहले गाय भैंसों का गोबर साफ करता, फिर उन्हें चारा डालता और एक एक को प्यार से पानी पिलाता। उसके हाथों में छाले थे, कमर दर्द से झुक जाती थी, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। मेहनत से पीछे हटा तो फिर भूख ही साथी बनेगी। सेठ जी ने भरोसा किया है, अब उसे निभाना ही पड़ेगा। दिन निकलता, सूरज सिर पर चढ़ता और रामधीर पसीने से भीग जाता। गौशाला की सफाई ऐसी करता कि जमीन तक चमकने लगती। गाय भैंस भी अब उसे पहचानने लगी थी। उसके आते ही वे आवाज करने लगती। अरे मेरी मैया, चुप चुप, अभी चारा डालता हूँ। तुम सब खुश रहोगी तो भगवान भी खुश रहेगा। कुछ ही दिनों में गोविंद लाल सेठ को फर्क साफ दिखने लगा। दूध पहले से ज्यादा होने लगा और दूध की गुणवत्ता भी सुधर गई। कमाल कर दिया रामधीर, पहले इतने दूध का नामो निशान नहीं था। लगता है तुम्हारे हाथ में बरकत है। सेठ जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की मेहर है। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। रामधीर ने कभी काम में ढिलाई नहीं की। उसकी ईमानदारी और लगन अब पूरे सोनपुर गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। रामधीर,
मैंने तुम्हें परख लिया है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 से बढ़ाकर 400 रुपया करता हूं। सेठ जी, आपने तो मेरी सोच से भी ज्यादा दिया। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। कुछ पैसों की बचत होते ही रामधीर ने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब उसे गौशाला में गोबर की गंध के बीच सोना नहीं पड़ता था। आज बरसों बाद अपने छप्पर के नीचे चैन की नींद आएगी। अब रामधीर दिन में गोविंदलाल सेठ के यहाँ काम करता और रात को अपने छोटे से घर लौटा था। उसे क्या पता था कि यही जमा होती मेहनत की कमाई आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। दिन, महीने और फिर साल बीतते चले गए। रामधीर की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पर जहां पैसा बढ़ता है, वहां चिंता भी साथ चलकर आती है। सोनपुर गांव में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। कभी किसी का संदूक टूटा तो कभी किसी की थैली गायब हुई। ये सब सुनकर रामधीर का मन बेचैन रहने लगा। दिन भर सेठ जी के यहाँ रहता हूँ, घर खाली पड़ा रहता है। मेहनत की कमाई है, अगर चोरी हो गई तो फिर से सड़क पर आ जाऊंगा। कई रातों तक रामधीर को नींद नहीं आई। हर छोटी आहट पर वो चौंक कर उठ बैठता। आखिरकार एक दिन उसने अपनी चिंता गोविंदलाल सेठ के सामने रख दी। सेठ जी, एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? अरे कहो रामधीर, क्या बात है? गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। दिन भर घर सूना रहता है। डर लगता है सेठ जी, कहीं मेहनत की कमाई हाथ से ना निकल जाए। गोविंदलाल सेठ कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में भी चिंता झलकने लगी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, रामधीर, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। आजकल चोरों का जमाना है। एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। कहाँ सेठ जी? ठाकुर वीरेंद्र सिंह का घर। वो इस गांव के जमींदार हैं। लोग कहते हैं बहुत ईमानदार और दयालु हैं। उनके यहाँ पहरेदार भी रहते हैं। चोरी की गुंजाइश बहुत कम है। ठाकुर साहब का घर? हाँ रामधीर, तुम चाहो तो अपने पैसे कुछ समय के लिए उनके पास रखवा सकते हो। रामधीर के मन में थोड़ा संकोच था, पर डर उससे कहीं बड़ा था। अगर लोग सच कहते हैं और वो सच में ईमानदार हैं, तो यही ठीक रहेगा। मैं आज ही ठाकुर वीरेंद्र सिंह से मिलूंगा। यही सोचकर रामधीर अगले दिन अपने पैसों की थैली लेकर ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर की ओर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि जिस भरोसे के सहारे वो ये कदम उठा रहा है, वही भरोसा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। थैली को कसकर सीने से लगाए वो ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर की ओर चल पड़ा। सोनपुर गांव के लोग जिस जमींदार की ईमानदारी के किस्से सुनाते थे, आज उसी के सामने रामधीर को अपना भरोसा रखना था। जमींदार के बड़े से दरवाजे पर 2 हट्टे कट्टे पहरेदार खड़े थे। रुक, किधर चला आ रहा है? राम राम भैया, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। जरूरी काम है। क्या काम है? अपने कुछ पैसे उनके पास रखवाने हैं। अच्छा ठीक है, अंदर जा। अंदर पहुंचते ही रामधीर की नजर भव्य आंगन पर पड़ी। चारों तरफ समृद्धि झलक रही थी। आंगन के बीच चारपाई पर बैठे थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह। गंभीर चेहरा, ऊंचा कद और तीखी आंखें। नमस्ते ठाकुर साहब। हाँ कहो, कौन हो तुम? ठाकुर साहब, मैं रामधीर हूँ। गोविंदलाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले दूसरे गांव से यहाँ आया था। हाँ बोलो। ठाकुर साहब, मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। दिन भर घर सूना रहता है। डर लगता है सेठ जी, कहीं मेहनत की कमाई हाथ से ना निकल जाए।
अच्छा, कितने पैसे हैं? ठाकुर साहब, पूरे 5,800 रुपया है। वाह, ये तो बड़ी रकम है। लोग आपकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हैं, इसी भरोसे में आपके पास आया हूँ। रामधीर, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब चिंता छोड़ दो। ये पूरे 5,800 रुपया है, आप गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत? तुम गोविंद लाल सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठाकुर साहब, आज आपने मेरे दिल का बोझ उतार दिया। हाँ रामधीर, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। रामधीर हल्के कदमों से वहां से निकल गया। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान को वो देवता समझ रहा है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए और फिर देखते ही देखते 2 साल का समय निकल गया। रामधीर उसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा। गोविंद लाल सेठ के यहाँ उसकी इज्जत और भरोसा और भी गहरा हो गया था। पर रामधीर के मन में एक नई सोच जन्म लेने लगी थी। कब तक दूसरों के यहाँ मजदूरी करता रहूंगा? अब वक्त आ गया है कि अपनी जमीन हो, अपना काम हो, तभी आदमी की पहचान बनती है। उसने हिसाब लगाया। जो पैसे उसके पास थे और जो पैसे ठाकुर वीरेंद्र सिंह के पास रखे थे, उन्हें जोड़कर वो थोड़ी जमीन खरीद सकता था। आज ही ठाकुर साहब से मिलकर अपने पैसे वापस ले आऊंगा। यही सोचकर रामधीर ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचा। ऐ, फिर आ गया तू? हाँ भैया, ठाकुर साहब से मिलना है। कुछ देर बाद रामधीर को आंगन में बुलाया गया। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। कौन से पैसे? और तुम कौन? ठाकुर साहब, मैं रामधीर हूँ। पिछले साल मैंने आपको 5,800 रुपया संभालने के लिए दिए थे। देखो भाई, मेरे पास कितने लोग आते जाते हैं, बिना कागज के मैं कोई लेन देन नहीं करता। ठाकुर साहब, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके मैं आपके पास आया था। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। ईमानदारी? तुम मुझे सिखाओगे? कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ठाकुर साहब, पर वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मेरे साथ अन्याय मत कीजिए। झूठा कहीं का, मेरी ईमानदारी का फायदा उठाने आया है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया। इसे मारो जब तक बेहोश ना हो जाए। डंडे बरसे। रामधीर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से उसका शरीर टूट गया, पर दिल उससे भी ज्यादा। हे भगवान, मैंने किस पर भरोसा कर लिया? घायल हालत में रामधीर किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसके शरीर पर मार के गहरे निशान थे। 2 दिनों तक वो उठ नहीं पाया। उधर गोविंदलाल सेठ ने देखा कि रामधीर 2 दिन से काम पर नहीं आया। चिंता में वो खुद रामधीर के घर पहुंच गए। रामधीर, क्या हुआ भाई? तुम काम पर क्यों नहीं आए? सेठ जी, वो जमींदार बहुत बड़ा लालची निकला। मेरे पैसे भी ले गया और मुझे मरवा दिया। पूरी बात सुनकर गोविंदलाल सेठ की मुट्ठियां भिज गईं। रामधीर, अगर वो लालची है तो अब उसका घमंड मैं तोड़ूंगा। रामधीर की हालत देखकर गोविंदलाल सेठ का खून खौल उठा। जिस ईमानदारी की मिसाल वो जमींदार देता फिरता था, आज उसी ने एक गरीब मजदूर की जिंदगी तोड़ दी थी। सेठ देर तक सोचते रहे। सीधी टक्कर से ठाकुर वीरेंद्र सिंह को हराया नहीं जा सकता था। उसके लिए उसी के हथियार से उसी पर वार करना जरूरी था। रामधीर, तुम घबराओ मत, तुम्हारा 1-1 रुपया तुम्हें वापस मिलेगा। सेठ जी, अब भरोसा उठ गया है। वो बहुत ताकतवर है। लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता रामधीर। आज उसी लालच को हम उसकी कमजोरी बनाएंगे। अगले दिन गोविंदलाल सेठ ने एक बड़ा सा सूटकेस निकलवाया। उसमें नोटों की गड्डियां भरवाई गईं। सूटकेस बंद करते वक्त उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। दोपहर के समय गोविंदलाल सेठ सीधे ठाकुर वीरेंद्र सिंह के घर पहुंचे। ठाकुर साहब,
आपकी ईमानदारी की बहुत चर्चा सुनी है। सेठ ने सूटकेस आगे बढ़ाया। मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ। इसमें करीब 50,000 रुपया है। डर है कहीं चोरी ना हो जाए। अगर आप इसे संभाल लें। अरे सेठ जी, ये भी कोई कहने की बात है। आपके पैसे मेरे घर में ताले में रहेंगे। इतना माल, आज किस्मत मेहरबान है। उसी समय आंगन में रामधीर आ गया। अरे रामधीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन गलती हो गई थी, तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरे आदमियों ने ज्यादा सख्ती कर दी। ठाकुर ने एक संदूक मंगवाया। ये लो रामधीर, तुम्हारे पूरे 5,800 रुपया। रामधीर ने पैसे थामे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। फंदा कस चुका है। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा मेरी जिम्मेदारी। सेठ जैसे ही बात आगे बढ़ाने वाले थे, तभी उनका नौकर हांफता हुआ अंदर आया। मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है, वो खुद सोनपुर आ रहे हैं। अरे, फिर तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, अब पैसे रखने की जरूरत नहीं रही। आपका धन्यवाद। सेठ सूटकेस उठाकर वापस लौट गए। धत, ये क्या हो गया? लालच खुद अपने जाल में फंस चुका था। जिस लालच में ठाकुर वीरेंद्र सिंह को अंधा कर दिया था, आज वही लालच उसकी गर्दन का फंदा बन चुका था। सूटकेस लौट तो गया था, पर ठाकुर के मन में बेचैनी घर कर चुकी थी। अगर सेठ सच में जांच बैठा ले तो? अगली सुबह सोनपुर गांव में अचानक हलचल मच गई। सरकारी जीपें, कागजात और अफसर। ठाकुर वीरेंद्र सिंह, आप पर गरीबों से जमीन हड़पने, धमकी और अवैध धन रखने का आरोप है। ये साजिश है। तभी गोविंदलाल सेठ आगे आए। साजिश नहीं ठाकुर साहब, सबूत है। सेठ ने वो कागज सामने रखे जिन पर रामधीर जैसे कई गरीब किसानों के अंगूठे लगे थे। ये जमीनें डरा कर लिखवाई गई थीं। रामधीर कांपते कदमों से आगे बढ़ा। हुजूर, मेरे बच्चों के नाम पर डराया गया। कहा गया या तो जमीन छोड़ो। गांव में सन्नाटा छा गया। सरकारी अधिकारी? ठाकुर वीरेंद्र सिंह, आप गिरफ्तार हैं। हथकड़ी की आवाज सोनपुर गांव में न्याय की घोषणा बन गई। कुछ दिन बाद पंचायत बैठी। रामधीर, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिलती है। रामधीर की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ जी, अगर आप न होते तो, अगर तुम डरते नहीं तो कोई भी तुम्हें लूट नहीं सकता। सोनपुर गांव में फिर से खेती की हरियाली लौटी। रामधीर सीना तान कर खेत जोतने लगा। लालच ताकतवर को भी कमजोर बना देता है और हिम्मत गरीब को भी अमीर बना देती है।